नमस्कार। ज्योतिष वास्तु @चिंतक जी महाराज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों का चिंतक जी महाराज से गंभीर चर्चा की थी। यहाँ पर अब आपको एक चीज बताना चाहते हैं। ग्रहों पर सिलसिलेवार गूढ़ चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका आम लोगों की जिंदगी में सीधा सरोकार है। उसी कड़ी में आज हम जीवन और जगत से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा पे चर्चा करेंगे। चिंतक जी महाराज चंद्रमा के ज्योतिषीय पक्ष के सभी आयामों पर तो प्रकाश डालेंगे ही, साथ ही चंद्र ग्रहण का या चंद्रमा का खगोलीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी साझा करेंगे। आइए उनसे सवालों के जवाब जानते हैं और इसके सहारे सोशल मीडिया पर दिए जा रहे तर्क और वितर्कों पर भी पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा कितने महत्वपूर्ण हैं और किसी व्यक्ति के जीवन में कितना प्रभावित करते हैं। रमेश चिंतक जी महाराज, ये बड़ा मौजूद सवाल है और कह लीजिए कि ये सबसे जुड़ा हुआ सवाल है। चाहे वो हिंदू धर्म को मानने वाले हों या इस्लाम को मानने वाले हों या ईसाई को मानने वाले हों या हमारे बौद्ध धर्म के लोग अनुयायी हों, उन सब के लिए इसका महत्व बहुत है। इस ग्रह का भी महत्व है और इसकी मूल जो अंतरात्मा है उसका भी महत्व है। तो इस पर पहले हम चाह रहे हैं कि आप प्रकाश डाल दीजिए। जी महाराज साहब। नमस्कार राजेश जी, आपको नमस्कार। और आपके सभी दर्शकों को। अच्छा विषय आपने उठाया है आज। चंद्रमा जो सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन में, इसलिए कि चंद्रमा पृथ्वी का सैटेलाइट है जी। और पृथ्वी का सैटेलाइट होने के कारण पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारियों, यहाँ के द्रव्य, यहाँ के समुद्र का जल, सबको बहुत प्रभावित करता है। चंद्रमा वैदिक काल से लेकर अभी तक सबसे महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में माना जाता है। जीवन से इसका अन्योन्याश्रित संबंध है और अविभाज्य है हर व्यक्ति के जीवन से। आपने जैसे अपनी भूमिका में कहा जी कि वो किसी भी धर्म के अनुयायी हों, जैसे सूर्य सबको समान ऊष्मा देता है, समान जीवन दायिनी शक्ति देता है, ऐसे ही चंद्रमा सबके मन का प्रतिनिधित्व करता है। सबको मन की शांति, अशांति, भावनाएं, मना स्थिति, विचार, ये सब उनकी कल्पनाएं, पालन पोषण, माता, इन सब को चंद्रमा ही रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है जी। तो हमारे सौर मंडल में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा है। जैसे ऋग्वेद की ऋचा कहती है, सूर्य आत्मा जगतस्थ मनसो जाता है चंद्रमा। सूर्य आत्मा के कारक हैं और चंद्रमा मन के कारक हैं। तो हम सबका मन किस स्थिति में है, हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारी भावनाएं, ये सब चंद्रमा ही नियंत्रित करते हैं। किसी भी कुंडली में किसी भी जातक के चंद्रमा की स्थिति, उसकी विचार, भावनाएं, उसका चैन, उसका सुकून, उसका सुख, उसकी शांति, उसकी धन संपत्ति, उसकी पालन पोषण, ये सब चंद्रमा ही निर्धारित करते हैं। एक सवाल जो जातकों के मन में भी है और एक आम आदमी के से भी जुड़ा हुआ है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, इसका क्या अभिप्राय मान रहे हैं आप? मतलब क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसका क्या है? बहुत अच्छी बात जी, बहुत अच्छी बात है। देखो, समुद्र में जब पूर्णमासी का चंद्रमा होता है, जब उसमें उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ती है, तब समुद्र में ज्वार आता है। अच्छा। और 20 मीटर ऊंची लहरें उछल जाती हैं। 20 मीटर जी। ये किसी भी पूर्णिमा के आसपास जाकर कोई भी व्यक्ति समुद्र की लहरों की हिलोरें देख सकता है। भयावह हिलोरें होती हैं। कहीं कहीं का समुद्र तो वैसे बड़ा अशांत है और कहीं का समुद्र शांत होता है। जो शांत समुद्र है वहां भी पूर्णमासी के समय बहुत
तेजी से ऊपर की ओर हो शक्ति से जी। समुद्र के जल को ऊपर खींचता है। अच्छा एक बड़ी विचित्र बात यह है जी। कि समुद्र के जल में हम्म। जो भी लवण या रासायनिक पदार्थ पाए जाते हाँ हैं, हाँ हाँ कैल्शियम, मैग्नीशियम, नमक, जितनी मात्रा में, जी। मनुष्य के रक्त में भी ठीक उसी अनुपात में नमक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य तमाम तरह के तत्व पाए जाते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि अगर समुद्र का जल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से इतना ऊपर उठता हो और तो मनुष्य के भीतर जो द्रव्य, जो रक्त बह रहा है, उसको भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं। पृथ्वी पर जितना जल तत्व है उन जी। सबको चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे भीतर का जल तत्व न प्रभावित होता हो। जी। तो इसीलिए बॉडी की केमिस्ट्री बदलती रहती है। जब चंद्रमा की जो जैसी जैसी कलाएं बढ़ती हैं, जैसे जैसे वो घटते हैं, वैसे ही बॉडी की केमिस्ट्री बदलती है। तो इसीलिए चंद्रमा को मन का कारक का है, सबसे ज्यादा प्रभाव वो मनुष्य के मन पर डालते हैं। अब तो ये स्टैटिक डाटा उपलब्ध है जी। कि पूर्णिमा आते आते पागल खाने के डॉक्टर ये जान जाते हैं कि अब ये पागल वायलेंट होने वाले हैं, क्योंकि पूर्णिमा नजदीक है। अच्छा। तो उसी तरह का वो इंतजाम करते हैं। विचित्र बात यह है जी। कि अंग्रेजी में चंद्रमा को ल्यूनर कहते हैं। ल्यूनर मंथ होता है ना, हाँ हाँ ल्यूनर, हाँ तो जी जी और पागल को ल्यूनेटिक कहते हैं। जी जी जी। तो ल्यूनर से ही ल्यूनेटिक शब्द बना है। हाँ अरबी भाषा में जी। पागल के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है चांद मारा। ओह। अब ये भी बड़ी विचित्र बात है कि किसी यूनानी चिकित्सक से आप मिलें तो वो पागल के लिए जो शब्द प्रयोग करता है वो है चांद मारा। इसका अर्थ है चांद ने इसे मारा है, अच्छा। चांद ने इसके साथ कुछ किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चांद से हमारे मन, मस्तिष्क, हमारी भावनाएं, कल्पनाएं, जी। इनका सबका बहुत गहरा संबंध है। ओह। जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, मनस्विद हैं, वो चंद्रमा की इस खूबी को जानते हैं और इसीलिए चंद्रमा हमारे लिए सब ग्रहों में प्रथम पूज्य हैं। जी जी जी। प्रथम पूज्य मैं इसलिए कहता हूं कि क्योंकि चंद्रमा माता है और माता कितनी महत्वपूर्ण है आप जान सकते हैं। माता का महत्व जीवन में कितना है आप जान सकते हैं। और माता से ही कोई भी संतति, जो उसकी संतति होती है, उसका कितना संबंध है, ये कोई बताने की बात नहीं। इसलिए ज्योतिष में ऋषियों ने चंद्रमा को माता माना है, सूर्य को पिता माना है और चंद्रमा से ही सारी चीजें जो जीवन और जगत की हैं वो नियंत्रित हो रही हैं, भावनाएं नियंत्रित हो रही हैं। जितने भी कला है, जितने प्रकार की कला है, वो चंद्रमा से ही नियंत्रित होती है, क्योंकि भावनाएं नियंत्रित होती है, विवेक उन्हीं से नियंत्रित होती है। अच्छा। अब चंद्रमा जिसकी कुंडली में अच्छा है उसको आने वाली चीजों का बहुत अच्छा अंदाज लग जाता है। जी। चंद्रमा राजयोग का भी कारक है, क्योंकि चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। बल्कि मैं ये कहूं अगर कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है तो ये अतियोक्ति न होगी। अच्छा। मैं कह रहा था कि चंद्रमा कुंडली में जहां होता है वही उस व्यक्ति की राशि होती है और राशि जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होती है। ये जो ज्योतिषीय गणना है या कह लीजिए ज्योतिष का अपना एक परिभाषा है या कह लीजिए उसकी जो प्रतिबिंब है, अब इस दिशा में कैसे हम देखें इसको, अगर राशि के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानना चाहते हैं चंद्रमा कुंडली में है अगर, तो देखिए जी, ये तो तथ्य है कि चंद्रमा जिस राशि में होता है, हाँ, वही उस जातक की राशि हो जाती है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, हाँ, वही उस जातक का नक्षत्र हो जाता है। अच्छा। चंद्रमा जिस चरण में होता है वही उसका चरण होता है, उसी से उसका
जो चरणाक्षर है जी और जो उसका नाम कुंडली में होता है, जी उस विशिष्ट चरण के जो अक्षर होते हैं उससे ही लिया जाता है। जी तो एक तो ये चंद्रमा के बारे में, इसीलिए चंद्रमा तो सबसे महत्वपूर्ण हो गया कि राशि उसी से डिसाइड होती है, जी नक्षत्र उसी से डिसाइड होता है और वो सबसे महत्वपूर्ण है। वैदिक ज्योतिष की ऐसी परंपरा चली आ रही है। अच्छा चंद्रमा क्योंकि हमारे मन की जो एनर्जी, एक तो शरीर की एनर्जी मंगल है, हाँ हाँ लेकिन जो मन की एनर्जी है, जो हमारे मस्तिष्क की एनर्जी है, जी वो चंद्रमा है। क्योंकि हम कहते हैं ना, वो हमारे इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। इमोशन का ऐसे समझिए कि एनर्जी इन मोशन, जो एनर्जी मोशन में है मन की, मस्तिष्क की, वो रिप्रेजेंट चंद्रमा करता है। इसलिए हमारे जीवन का बहुत बड़ा भाग जी चंद्रमा से नियंत्रित होता है और सबसे महत्वपूर्ण भाग चंद्रमा से नियंत्रित होता है। ओ आदमी का आहार विहार, व्यवहार, विचार, संस्कार, इन सब पे चंद्रमा का बहुत महत्व होता है और चंद्रमा की बहुत प्रभावित। आज हम क्या सोच रहे हैं, हमारी विचारधारा क्या है, कितनी जल्दी जल्दी विचारधारा और उसके विचारों में कितना स्थायित्व है, कितना कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट्स है हाँ उसके मन मस्तिष्क में, जी ये भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। ठीक इसलिए ये आपने देखा है, कुछ लोग बिना कारण बहुत दुखी रहते हैं हाँ 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 और कुछ लोग बिना कारण बहुत प्रसन्न रहते हैं। ये आपने ऐसे विटी लोगों को देखा होगा, जहां बैठते हैं लोगों को हंसाया करते हैं। हाँ इन सब का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। अच्छा और कुछ ऐसे भी लोग देखे होंगे, जी क्योंकि चंद्रमा मुख मंडल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपने आप कभी साहित्य में देखें, जी कविता में देखें, जी तो चंद्रमा उनको व्यक्ति के मुखमंडल को और उसके सुंदरता को अभिव्यक्ति करने का प्रतीक माना जाता है। ठीक बात है तो ठीक वो बात ऐसे ही नहीं है, इसीलिए कि चंद्रमा के साथ हाँ। बड़ी भावनाएं जुड़ी होती हैं। मतलब कुल मिला के आपका ये कहना है कि अगर चंद्रमा अच्छा है तो मुखार बिंद हमारी समझ से बहुत अच्छा होगा, मतलब लाजवाब होगा उस निश्चित व्यक्ति रूप का। से अगर हाँ, चंद्रमा अगर लग्न में है तो निश्चित रूप से होता है। अच्छा, एक चीज आज हम आपसे पूछ रहे हैं, लग्न कुंडली में क्या है और चंद्र कुंडली में क्या है। सोशल मीडिया में जितने भी पोस्ट डाले जा रहे हैं या जो भी पंडित हैं वो जो भविष्यवल बताते हैं वो चंद्र कुंडली के हिसाब से बताते हैं, चंद्र राशि के हिसाब से। इसमें कोई आपको अंतर दिख रहा है या कुंडली को ही हम सच माने? जी देखिए, ऐसा है जी कि सच दोनों चीज है। बात यह है कि वशिष्ठ, पाराशर और कश्यप, जी इन तीनों ऋषियों का मत है कि लग्न ही मूल है। अच्छा। लग्न तो लगभग पौने दो घंटे या 2.25 घंटे तक रहती है। चंद्रमा तो एक नक्षत्र में 24 घंटे लगभग रहते हैं और एक राशि में 2.25 दिन लगभग रहते हैं। तो आप उसकी सूक्ष्मता से अंदाज लगा सकते हैं कि लग्न कितनी इम्पोर्टेंट है। कहीं भी ये निर्विवाद है कि लग्न बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। अब क्या हुआ कि रीडरशिप बन गई है, लोगों को अपनी राशि फल पढ़ने की आदत से पड़ गई है। क्योंकि रीडरशिप है, इसलिए उन लोगों की मजबूरी है कि वो उस तरह से बोलें। वो कितनों पर सही होता, कितनों पर नहीं से सही होता, ये अलग विषय है। लेकिन आप सारी दुनिया को 12 भागों में विभाजित करके उनकी राशि का एक साथ फल बता दें और सब पर घटित हो जाए, ये असंभव है। मनुष्य का मन कुछ ऐसा होता है जो भविष्य को जानने को बहुत उत्सुक होता है। तो ये एक मानसिक कमजोरी है, मनोवैज्ञानिक कमजोरी है कि व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में जानने को चूंकि उत्सुक है, इसलिए वो इस तरह की चीजों को एंटरटेन करता है। अगर वो ठीक हो गई तो प्रशंसा है, नहीं ठीक हुई तो वो उसको एंटरटेनमेंट मान लेता है। लेकिन ज्योतिष का ये उद्देश्य नहीं है और किसी भी आदि ग्रंथ में इस तरह की जनरल भविष्यवाणी करने की परिपाटी, परंपरा या उस तरह के सिद्धांत भी नहीं है।
ठीक बात है। चंद्र राशि के हिसाब से या चंद्र कुंडली के हिसाब से जो भी भविष्यवाणी की जा रही है, मुझे लगता है कि जातक और दर्शक ये समझ लें कि वो एग्जैक्ट भविष्यवाणी नहीं है। ये बिल्कुल आज पंडित जी ने स्पष्ट कर दिया है, उसको आप भविष्यवाणी अपने लिए न मान लें। कुछ लोगों का मत है जी, कुछ लोगों का ये मत है जी, कि कभी जब एग्जैक्ट लग्न निकालना लोगों को जिनको नहीं आता था, जी, तो जी, वो जी। चंद्रमा चूंकि काफी देर तक उसी राशि में रहता है, तो उन लोगों ने मान लिया कि लग्न नहीं सही मिल रही है तो कम से कम चंद्रमा से ही भविष्यवाणी कर दो। जी। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि शायद इस तरह से भी जी, भविष्यवाणी होती रही हैं जी, और जी। हो रही हैं। लेकिन उसमें सटीकता पर गुरुजी मुझे लगता है 100% वो नहीं है। बहुत बहुत बड़ा साइकिल है, बहुत बड़ा जी, साइकिल है। लग्न के ही हिसाब से जी, कुंडली में लग्न क्यों निर्धारित होती है, इसीलिए निर्धारित होती है और जी। वो बड़ी वैज्ञानिक है। ठीक जिस समय पृथ्वी के जिस भूभाग यानी पिन पॉइंटेड भूभाग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अनुसार जी। उस भूभाग के ईस्टर्न होराइजन में, पूर्वी ओह। क्षितिज में हम्म, 360 डिग्री की जो डिग्री सामने होगी, वहां पे जो लग्न, जो नवांश, जो दशमांश, जो षष्ठ्यांश तक आएगा, जी। वही डिग्री 360 डिग्री में एक डिग्री महत्वपूर्ण वो हो जाती है। वो पॉइंट जिस पॉइंट पर किसी का जन्म होता है, जो ईस्टर्न होराइजन पर उस समय उस विशेष स्थान से होता है, अच्छा। तो वो बड़ी वैज्ञानिक बात है। जी। लग्न बड़ी वैज्ञानिक चीज है और लग्न सबसे महत्वपूर्ण है, ये ऋषियों का वचन है। ठीक बात है। एक बात हम आगे बढ़ते हैं गुरुजी। ज्योतिष में हर ग्रह के मित्र, शत्रु और समग्रह होते हैं, यानी मतलब न मित्र न शत्रु ग्रह होते हैं। चंद्रमा के कौन से चंद्रमा के कौन से ग्रह ऐसे हैं जो मित्र हैं और शत्रु हैं? देखिए, पहली बात तो चंद्रमा दो तरह से है, एक क्षीण चंद्रमा है, एक किरण बली चंद्रमा है। अच्छा। जब चंद्रमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक मान लिया जाता है कि किरण बली है। ठीक। जब आप चंद्रमा को, अब तो लोगों का निवास अब हो गया है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो महीनों तक खुला आसमान नहीं देख पाते। पहले जब चंद्रमा रोज चंद्र दर्शन लोग करते थे जी। और प्रकृति के बहुत नजदीक रहते थे, तब उनको चंद्रमा का सीधे सीधे असर एहसास होता था, महसूस करते थे, वो अनुभव में आता था वो। जी, जी, जी। अब चूंकि उस प्रकृति से दूरी हो गई है, तो अब उतनी महत्वपूर्ण बात वो नहीं बची, लोग उस तरह से नहीं करते। लेकिन अब भी बहुत लोग हैं, आप देखिए अभी भी बहुत घरों में जी। पूर्णमासी को कथा होती है, अब भी होती है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो अक्सर पास पड़ोस में भी कथाएं हुआ करती थी। तो जब घर की कथा खत्म हो जाती थी तो शंख, हर अध्याय के बाद वो कथा में शंख बजता था, घंटा बजता था, तो अब जान गिना करते थे कि अब कथा खत्म होने वाली है, प्रसाद मिलेगा। तो ये परंपरा थी, मालूम है, ये बड़ी गहरी परंपरा थी। अच्छा। घर के बच्चों के मानसिक विकास के लिए जी। उनका सबका चंद्रमा मजबूत रहे, पूर्णमासी को कथा करके जो चरणामृत और जो पंजीरी मिल जाती थी, धीरे 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 वो ही चंद्रमा को मजबूत करते थे और चंद्रमा से एक भावनात्मक और सकारात्मक लगाव बनाते थे। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। अब वो परंपरा नहीं है। तो चंद्रमा के साथ ये हुआ है जी। कि जितनी हम चंद्रमा की उपेक्षा करते हैं, हाँ। उतनी हम अपने मानसिक जो शांति है उसकी ही उपेक्षा करते हैं। इसीलिए आप देखो आज कितने लोग अशांत हैं। हाँ, हाँ। मतलब 10 में 9 लोग आपको अशांत मिलेंगे। बहुत भाग्यशाली हुआ जिसकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा है और उसकी जीवनचर्या भी अच्छी है और वो पॉजिटिव इमोशनल है। लोग आजकल नेगेटिव इमोशनल होने लगे हैं। जी, जी, इसीलिए तो इतनी हिंसा, हत्या, भय, बलात्कार, ये जितनी भी घटनाएं होती हैं, इन सब का जो कारक है वो चंद्रमा है। आपको ये बात भी बड़ी अजीब लगेगी कि पूर्णमासी के दिन प्रायः एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। होते इसका भी स्टैटिस्टिक्स डाटा उपलब्ध है। नहीं उपलब्ध है तो अभी। जी, जी। उसका भी कारण ये है कि चंद्रमा,
भाई चंद्रमा तो प्रेम को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उदासी को भी रिप्रेजेंट करता है, रहस्य को भी रिप्रेजेंट करता है, ये अलगाव को भी रिप्रेजेंट करता है और मित्रता को भी रिप्रेजेंट करता है, तो औषधि को भी रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा को वेदों ने सोम कहा है। अच्छा। तो सोम जो है वो उसका मतलब होता है अमृत। तो ये चंद्रमा आयु को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए चंद्रमा के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। जी। आपके एपिसोड का समय कम पड़ जाएगा, लेकिन चंद्रमा की जितनी महिमा है वो अपरंपार अंत में कहना पड़ेगा अव्याख्य है, अनिर्वचनीय है, शब्दातीत है। ठीक बात है। गुरुजी अब अब जातकों का प्रश्न है कि अगर कुंडली में चंद्रमा हमारा कमजोर है तो उस व्यक्ति को भविष्य में क्या क्या परेशानियां होंगी, क्या क्या नुकसान होंगे, क्या आपको लगता है उसके कोई उपाय हो सकते हैं? ये तो शाश्वत सत्य है कि आपका चंद्रमा कमजोर है तो तकलीफें तो मिलेंगी, क्या ऐसा मान लिया जाए हम? देखिए, मैंने आपको जो पूर्णमासी के व्रत की बात, सामान्य बात से शुरू की थी बात, जी, उसी तरफ मेरा इशारा था जी, कि जब हमारे यहाँ छठी होती है किसी की, हाँ हाँ, तो उस दिन चांदी के बर्तन में, चांदी की कटोरी और चम्मच में उसको खीर चटाई जाती है। जी, फिर हर पूर्णमासी को खीर बनती है शाम को, और चंद्रमा की पूजा होती है। घर की महिलाएं, विशेषकर माता, पूजा करती है और फिर अपने बच्चों को वही भोग प्रसाद खीर का देती है। जी, तो यानी चावल का, दूध का चंद्रमा से संबंध है, चंद्रमा इसके कारक हैं। मिठाई का चंद्रमा से संबंध है, चंद्रमा इसके कारक हैं। तो ये अगर हर पूर्णमासी को खीर बनाकर चंद्रमा की पूजा करके, उनको दूध मिलाकर, अर्घ देकर, पूजा करके, भोग लगाकर खीर खाई जाए, तो चंद्रमा की जो स्थिति है कुंडली में वो मजबूत होती है। मिश्री खाकर घर से निकलने में, रोज थोड़ी मिश्री खाना, वो भी चंद्रमा को मजबूत करता है। चंद्रमा के मंत्र का जाप करना, वो भी चंद्रमा को मजबूती देता है। जी, चांदी के बर्तन में खाना चंद्रमा का सबसे अच्छा और वैज्ञानिक उपाय है। चांदी की वर्क लगी मिठाई खाना या चांदी के वर्क को किसी भी रूप में खाना, जी, ऑब्जेक्ट ये है कि सिल्वर कंटेंट बॉडी में जाए, तो अगर चंद्रमा की थोड़ी बहुत डिफिशियंसी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो सबसे अच्छी बात यह है, रात को कुछ लोग चांदी के बर्तन में पानी भरकर रख देते हैं खिड़की के पास, जहां वो चंद्र की किरणों से चार्ज हो, और सुबह उस जल की मेडिसिनल वैल्यू हो। अच्छा, ठीक ठीक कह रहे हैं आप। इसलिए चूंकि जो उसकी मेडिसिनल वैल्यू हो जाती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर इस तरह के उपाय किए जाएं तो वो क्षीण चंद्रमा को या दुर्बल चंद्रमा को या नकारात्मक चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। ध्यान रहे, चंद्रमा राजयोग का कारक है। जिन कुंडलियों में चंद्रमा कमजोर है उनका राजयोग असफल हो जाता है, भंग हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है, ये जो परंपरा थी कि छठी के दिन जो बच्चों को खिलाया जाता था चांदी के बर्तनों में, वो परंपरा यहाँ से शुरू होती है। हमेशा चांदी के बर्तन में ही जिन बच्चों को खिलाया जाएगा, उनकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी, उनकी सद्भावना उनके भीतर रहेगी, उनके भीतर प्रेम रहेगा, इमोशन रहेगा। तो ये सारे जो अच्छे गुण हैं वो चंद्रमा उनको देगा। अगर लगातार कोई व्यक्ति चांदी में खाता है तो उसके बाल नहीं सफेद होते और स्मरण शक्ति उसकी बहुत अच्छी होती है। एक बार महाराज जी और आपसे सवाल था, एक मतलब इसी से जुड़ा हुआ एक अहम सवाल ये कि चंद्रमा जातक की कुंडली में अगर पापी ग्रहों से पीड़ित है तो जातक कौन कौन सी मुश्किलें आएंगी जातक को, और वो क्या उसे करना चाहिए? देखिए, मोटा मोटा मैं बताऊं, वैसे तो स्पेसिफिक बहुत सी चीजें हैं जी, क्योंकि ज्योतिष में कोई ऐसी बात नहीं है जो अंडरलाइन करके बता दी जाए। ठीक बात जैसे चंद्रमा के साथ केतु होगा तो ये निश्चित रूप से खराब होता है।
केतु अगर हो तो आदमी अपनी भावना व्यक्त कर ही नहीं पाता। अच्छा। तो वो आत्म असंतोष में चला जाता है और कभी कभी इसके बड़े दुष्परिणाम भी होते हैं। चंद्रमा के साथ अगर राहु हो तो वो अपनी भावनाएं ज्यादा से ज्यादा व्यक्त करेगा, इतनी ज्यादा व्यक्त करेगा, उसको जरा भी चोट लगी तो जोर जोर से पूरे घर को, पूरे मोहल्ले को बताएगा। तो वो एक दूसरा पक्ष हो गया। इससे बिल्कुल उल्टा अगर केतु है तो फिर वो बातों को छुपाएगा, अपनी भावनाओं को छुपाएगा, व्यक्त नहीं कर पाएगा, जिसके कारण उसे मानसिक वेदना और परेशानी बहुत आगे तक जा सकती है। राहु हो तो उतनी परेशानी नहीं होती, केवल भय ज्यादा होता है। राहु भय है, अगर वो मन का कारक चंद्रमा के पास हो गया तो अननोन फियर या अज्ञात भय बना रहता है और वो व्यक्त ज्यादा करता है। चंद्रमा मंगल को अच्छा योग मानते हैं, हालांकि वाणी में थोड़ी सी कर्कशता आती है, लेकिन वो लक्ष्मी योग भी है, अच्छा है। शनि के साथ चंद्रमा विष योग बना देता है, तो आदमी यदि आध्यात्मिक हो गया तो सही हो गया, अन्यथा वो शनि हमेशा दुखी रखेगा। देखो पुराने टेक्स्ट कहते हैं कि गुरु सुख है और शनि दुख है, तो गुरु के साथ चंद्रमा आ जाए तो गजकेसरी योग बना देगा, शनि के साथ आ जाए तो बहुत खराब नहीं है, लेकिन विष योग इसलिए कहते हैं कि वो आदमी विषयों से विरत हो जाएगा। विष शब्द से ही विषय बना है। जी 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 जी। विष जो है विषय विष ही है। हम सब लोग जो विषय भोग रहे हैं तो अपने लिए विष तैयार कर रहे हैं। ये सच्ची बात है, आध्यात्मिक अर्थों में है। खैर, तो चंद्रमा के बारे में वो जिस ग्रह के साथ हो जाएगा वो ग्रह उसके ऊपर निश्चित रूप से प्रभाव डालेगा, क्योंकि चंद्रमा तरल है, चंद्रमा जल है, चंद्रमा परिवर्तन का भी प्रतिनिधित्व करता है, और इसीलिए चंद्रमा आदिकाल से मनुष्य की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। जी 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 जी, बिल्कुल सही। हर आदमी चंद्रमा के प्रति, चंद्रमा को हजारों तरीके से अभिव्यक्त किया गया है। चंद्रमा के लिए कई तरह की कहानियां पुराणों में भी हैं और रोमन साहित्य में तो बहुत हैं। अगर आप रोमन साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें तो चंद्रमा के बारे में जाने क्या क्या कहा गया है। जैसे भारत के कवियों ने चंद्रमा को कई तरह से प्रतीकों में इस्तेमाल किया है, ऐसे रोम में भी जो पुराने शास्त्र मिलते हैं उसमें चंद्रमा के बारे में कई कथाएं हैं जो उस चंद्रमा के महत्व को, गुण धर्म को बताती है। गुरुजी, एक सवाल और ये है कि चंद्रमा की जब महादशा शुरू हो तब जातक को किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्या फोकस होना चाहिए और किस तरह की जीवन शैली का वो पालन करे? ये एक मौजूद सवाल है। और दूसरा, इसमें अगर खराब चंद्रमा हो तब फिर महादशा में कितनी सतर्कता उसे बरतनी है? तो ये परिप्रेक्ष्य है पूरे सवाल का, सर, जो मतलब जातकों का। जी, मैं समझ गया जी। देखो भाई राजेश जी, ये डिपेंड करता है चंद्रमा किस स्थिति में कुंडली में है। ठीक। चंद्रमा की महादशा आपको आपकी महत्वाकांक्षा पूरा करने में बहुत सहयोग दे सकती है, और चंद्रमा की महादशा में अगर आपकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई तो आप गहरे अवसाद में जा सकते हो। अच्छा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि चंद्रमा किस राशि, किस नक्षत्र में है और ग्रहों के साथ उसके क्या क्या संबंध बनते हैं। मूल रूप से जब चंद्रमा की महादशा आएगी तो आदमी की भावनाओं का प्रवाह तेज हो जाएगा। वो भावना के स्तर पर बहुत ज्यादा ऊपर भावना के स्तर पर वो जीना शुरू कर देगा, यानी शरीर के स्तर पर और आत्मा के स्तर से अधिक वो चंद्रमा के स्तर। देखो, 3 कुंडलियां महत्वपूर्ण होती हैं जी। एक होती है जन्म कुंडली, अभी आपने लग्न की बात की, ठीक बात है। लग्न कुंडली ये जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है और माता पिता के प्रारब्ध से और अपने प्रारब्ध से कुछ वर्षों तक ये काम करती रहती है। और सबसे इसमें जो दूसरी लेयर आ जाती है चंद्रमा की, चंद्र कुंडली की जी। ये तब एक्टिवेट होती है जब आदमी का मन चंचल है, एक नवजात शिशु है, तो वो तो परमात्मा का ही रूप उसे मानते हैं, अभी तो स्लेट बिल्कुल कोरी है।
जब धीरे धीरे उसका मोह जागृत होता है, जब उसको माँ को पहचानता है, पिता को पहचानता है, ये मेरा है, ये तेरा है, जब ये बुद्धि डेवलप हो जाती है, ऐसा मन होने लगता है, तो जब मोहग्रस्त मन होता है और मेरे तेरे का भेद हो जाता है। नवजात शिशु में मेरे तेरे का बोध नहीं है, अभी चंद्रमा एक्टिवेट नहीं हुआ, चंद्र कुंडली अभी प्रभावी नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरे तेरे का बोध है, पुराने समय में 12 वर्ष की आयु में चंद्र कुंडली एक्टिवेट मानी जाती थी, क्योंकि उस समय पाप पुण्य प्रारंभ हो जाते थे। छोटा बच्चा एक चींटी मार दे तो उसकी भावना मारने की नहीं थी, लेकिन 12 वर्ष का बच्चा अगर चींटी मारे तो वो जानता है कि इसको मारना ठीक नहीं है। ठीक है, तो जब उसका मन एक्टिवेट होता है, जब उसको पाप पुण्य का, अच्छे बुरे का भेद होने लगता है, अब मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पुराने समय में तो ये 12 वर्ष की उम्र थी, अब 7 वर्ष की उम्र है। क्योंकि आजकल के बच्चों में फिजिकल एज से ज्यादा मेंटल एज होती है। ठीक कह रहे हैं, वो ज्यादा होशियार हैं और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं मानसिक रूप से अपनी फिजिकल एज से। तो 7 वर्ष के बाद आप मान सकते हैं कि चंद्र कुंडली एक्टिवेट हो जाती है। अब विचित्र बात यह है राजेश कि जो स्लेट में लिखा होता है कि ये माता हैं, पिता हैं, तुम्हारा मकान, तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी विद्या, तुम्हारी डिग्री, ये सब जो चलता रहता है चंद्रमा की स्लेट में जो अंकित रहता है, जब वो 60 साल का होता है तो जब 2 साइकिल हो जाते हैं जुपिटर के, शनि के, तब वो, इसीलिए दक्षिण भारत में षष्ठी पूर्ति होती है जब कोई व्यक्ति 60 साल का हो जाता है। 60 वर्ष में सूर्य कुंडली एक्टिवेट होती है। अब ये बड़ा विचित्र है। अब कहते हैं जो भी ये स्लेट में लिखा था, जो कंडीशनिंग ऑफ माइंड थी, उसको आप फिर से मिटाइए। अब फिर न तुम्हारा न तुम्हारा धन है, न तुम्हारी संपत्ति है, न तुम्हारे रिश्ते हैं, कुछ तुम्हारा नहीं है। तो वो जो लिखा गया था, वो जो कंडीशनिंग ऑफ माइंड थी, उसको फिर जीरो कर दिया जाता है। फिर आदमी धर्म ग्रंथों इत्यादि का अध्ययन करता है और अंत में ये भी जानता है ये शरीर भी हमारा नहीं है। तो 60 वर्ष में सूर्य कुंडली एक्टिवेट होती है। ठीक है। जन्म के समय से लेकर हमेशा लग्न कुंडली एक्टिवेट रहती है। चंद्र कुंडली तब एक्टिवेट होती है जब हमारा मन एक्टिवेट होता है, और सूर्य कुंडली तब एक्टिवेट होती है जब हमारी आत्मा एक्टिवेट होती है। जब हम इन प्रश्नों को उठाते हैं, ये जीवन क्या है, जगत क्या है, जीवन जगत का संबंध क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, ये सब कारण बनते हैं सूर्य कुंडली के एक्टिवेट होने के। ठीक है गुरुजी, एक चीज ये है कि अगर चंद्रमा बहुत अच्छा है तो इतराना नहीं चाहिए। कैसे हम, अगर बहुत अच्छा है चंद्रमा, तो हम किन चीजों का फोकस रखें और कितनी आप व्यवहार में और चाल चलन में हम संयम रखें, ये एक संदेश दीजिए। कि बहुत सारे लोग जिनका चंद्रमा अच्छा होता है वो इतराने लगते हैं, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हो जाना चाहिए कि अगर ग्रह अच्छा है तो आपको संयम ज्यादा बरतना होगा। जी गुरुजी। देखिए, बात ये है कि ये तो जनरल बात है कि जब भी अच्छा समय हो तो इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब बुरा समय आएगा, ये तो डेबिट कार्ड है भाई। अगर आप इतराए तो आपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर लिया, अब ये ब्याज सहित देना जरूर पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति में जो नेचुरल जस्टिस है, जिसको नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहते हैं, वो चलता रहता है। ठीक है। तो अब ये तो बड़ी जनरल सी बात है और महत्वपूर्ण बात है जो आपने पूछी। उसको कम शब्दों में अगर कहूँ तो मैं कहूँगा अगर इतराए, अगर अहंकार किया, अगर दूसरों को नीचा दिखाया, तो आपने किसी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया, आगे चल के ब्याज सहित देना पड़ेगा। महाराज जी, एक बड़ा मतलब सीधे से अगर हम जवाब चाहेंगे इसका,
चंद्रमा को कैसे और किस तरह से प्रसन्न किया जा सकता है ताकि उसकी अनुकूलता हमारी जीवन में आवे, हमारे परिवार में आवे, और अगर हमारे कुंडली में वो खराब हैं तो उन्हें ठीक किया जा सके। तो कुछ एक हमें टिप्स दे दीजिए जातकों के परिप्रेक्ष्य में, और ये कह लीजिए कि दर्शकों के परिप्रेक्ष्य में, कि वो क्या करें। अब सब कुछ तो खराब ही है उनका, लेकिन वो एक लाइन ऑफ एक्शन बता दीजिए। जी जी। अगर संभव हो तो चांदी के पात्रों का इस्तेमाल, संभव हो तो चांदी के वर्क को खाना चाहिए, संभव हो तो पूर्णमासी के दिन व्रत रखना चाहिए, शाम को भगवान चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए और खीर का भोग लगाना चाहिए, उसी को अपने आप को और पूरे परिवार को खिलाना चाहिए। संभव हो तो पुरानी परंपरा फिर से स्टार्ट करनी चाहिए कि चंद्रमा पूर्णमासी के दिन आपके घर में सत्यनारायण जी की कथा हो। तो पूर्णमासी के दिन जब कथा होती है ना जी, जब भी किसी घर में सवेरे से कोई धार्मिक कार्य का आयोजन होता है तो सुबह से तैयारी चलती है। ठीक कह रहे हैं। तो पूर्णमासी के दिन बड़े सजग रहते हैं लोग। कम से कम उस दिन घर का वातावरण अच्छा रहता है, कोई किसी को कुछ बोलता नहीं। देखो, जब चंद्रमा पूरे होते हैं तो जो भी आप काम करेंगे, अगर कोई आपने गलत काम किया तो आपके चित्त में बड़ी रेखा खींचेगी। अगर चंद्रमा मान लीजिए अमावस है तो चित्त में उतनी बड़ी और गहरी रेखा नहीं खींचेगी। तो पूर्णमासी के दिन किया गया कोई भी कुकृत्य, कोई भी पाप आपके जीवन में भीतर ही भीतर एक डेंट डाल देता है जो कि बहुत नुकसान करता है। इसीलिए शायद उन लोगों ने, बड़े गहरे लोग रहे होंगे जिन लोगों ने ये परंपरा शुरू करी थी कि भाई पूर्णमासी के दिन कथा होगी। तो ये उस समय बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही चंद्रमा का वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष समझ में आने लगा है, तब ये समझ में आया कि ये परंपराएं बड़े गहरे लोगों ने शुरू की। बहुत ज्ञानी लोग होंगे जिन्होंने ये शुरू किया था। अकारण ही, अनजाने में ही ये चंद्रमा को ठीक करने की ही परंपराएं थी जो दुर्भाग्य से अब लोप होती जा रही है। ठीक कह रहे हैं। जाते जाते अंत में एक बड़ा अहम सवाल है, और हर घर में सब लोग जानते भी हैं, वो किसी भी धर्म के लोग हों लेकिन वो सब जानते हैं। चंद्रमा को हम मामा कहते हैं, या चंदा मामा को हम कहते हैं, और लोरी सुनाई जाती है बच्चों की। इस पूरे जो तथ्य है उसके पीछे का वैज्ञानिक पहलू क्या है और क्या इसकी सच्चाई है, ये हम जानना चाह रहे थे। चंदा मामा दूर के लोरी सुनाई, ये एक लोरी भी चलती है बच्चों को, तो आज उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए ताकि लोग वास्तव में इसे आत्मसात करें। ये मेरा आपसे आग्रह है। देखो राजेश जी, सनातन धर्म का जो मूल अगर मुझे समझ में आया है कुछ, ठीक बात है, वो समुद्र मंथन समझ में आया है। जी 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 जी। हर व्यक्ति को समुद्र मंथन की कथा और उस मंथन के गहरे रहस्य को जरूर समझना चाहिए। अच्छा, संकेत में इतना ही कि अब समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, 10वें नंबर पे चंद्रमा निकले, ठीक है ना जी, और लक्ष्मी जी भी निकली। जी जी जी। तो एक ही साथ उनके पिता कौन हुए? समुद्र हुए दोनों के। तो दोनों भाई बहन हुए। तो लक्ष्मी जी के भाई हैं तो वो उनको मामा, लक्ष्मी को हम माँ मानते हैं जी, तो उनके भाई मामा हो गए। एक तो ये दृष्टिकोण है जी। दूसरा, चंद्रमा पृथ्वी से ही अलग हुए हैं जी। समुद्र जो है वो उनके पिता हैं। समुद्र से पृथ्वी भी निकली और इसी के टुकड़ा चंद्रमा हो, तो पृथ्वी को हम माता मानते हैं, तो वो पृथ्वी के भाई हुए, तो इसलिए उनको मामा बोलते हैं। तो ये परंपरा पुराण काल से आ गई है कि चंद्रमा को मामा मानते हैं और माताएं बच्चों को ये लोरी सुनाती हैं। और इसके साथ प्लस पॉइंट ये है जो इसमें बहुत सकारात्मक बिंदु है, वो ये है इसी बहाने उस बच्चे का चंद्रमा से एक भावनात्मक लगाव हो जाता है जब वो चंद्रमा को मामा समझता। मैंने आपको कहा कि ग्रहों के संबंध में
अगर आपका भावनात्मक लगाव है, ये बराहमीर भी कहते हैं अपनी पुस्तक में कि पूजा का अर्थ ये थोड़ा होता है कि फिजिकल और मैकेनिकल पूजा करी। पूजा का अर्थ ये होता है एक भावनात्मक लगाव होना चाहिए। आपका जिन ग्रहों से भावनात्मक लगाव होगा या जिन देवी देवताओं से जो आपके इष्ट होंगे, उनसे जो भावनात्मक लगाव होगा, वो निश्चित रूप से आप पर कृपा करेंगे। और जीवन में चंद्रमा की कृपा सबसे महत्वपूर्ण है, इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज चंद्रमा पर फोकस करते हुए बहुत सारे बिंदु आपने रखे हैं और हमारे सवालों के जवाब भी आपने दिए हैं। जातकों को किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। अगर ये पूरा एपिसोड देख लेंगे वो, तो मुझे लगता है इसमें चंद्रमा का एक पैकेज आपको मिलेगा। उसके वैज्ञानिक पहलू भी होंगे और उसके ज्योतिषी पहलू भी होंगे और एक साफ सुथरी चीज़ें सामने आएंगी। जो सोशल मीडिया में तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं, तर्क और वितर्क की अपनी एक रस्साकसी चल रही है, उस पर ये विराम डालेगा। और आप इस बात को ये तय मान करके चलिए कि आप गुरु जी की जो सलाह है उसे मानिए। पुरानी परंपराओं को जो हमारे परिवारों में मानी जाती थी, उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करिए। तो अगर खराब चंद्रमा भी होंगे तो अच्छे हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपने नमस्कार। आपने देखा कि हमारे रमेश चिंतक जी महाराज जी ने आज चंद्रमा पर बहुत बिंदु रखे। चंद्रमा मन, माता और मनोबल का एक सम्मिश्रण है। इसे समझने की कोशिश करिए। चंद्रमा माँ मन भी है, माता भी है और मनोबल भी है। ये तीन तथ्य जो हैं वो किसी भी जीवन में, किसी के भी जीवन में, या कह लीजिए किसी इंसानी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन पर थोड़ा सा फोकस रखिए और गाहे बगाहे कम से कम मन को संयमित रखिए। अपनी माता का आशीर्वाद लेते रहिए, उनकी सेवा शुश्रूषा भी करिए और मनोबल को कभी गिरने मत दीजिए, क्योंकि जीवन का सबसे अमूल्य रत्न मनोबल है। उसको अगर बनाए रखेंगे तो आपकी जीवन की गाड़ी बहुत तेजी से चलेगी, स्मूथ चलेगी और आपके परिवार में सरसब्ज होंगे सभी लोग। एक दूसरा ये कि चंद्रमा जो है वो हमें मन का कारक तो बताता ही है, लेकिन इसे समझने की कोशिश है। इस पर जो तमाम परंपराएं हमारे सनातन व्यवस्था में चलती रही हैं उनको भी फॉलो करिए। पूर्णमासी का जो व्रत पंडित जी ने बताया उस पर भी आप कर सकते हैं। मुश्किल कार्य है, लेकिन तमाम सारे इस भौगोलिक दृष्टि में अगर देखा जाए या भागम भाग जिंदगी में देखा जाए तो उसे किया जा सकता है। तो उसे फॉलो करिए और पंडित जी की बातों पर बहुत गौर करिए। अगर चंद्रमा खराब है तो भी फॉलो करिए और अच्छा है तो भी फॉलो करिए। अच्छा है तो उसमें संयम आपको रखना लाजमी है, ज़रूरी है, ताकि आपकी ज़िंदगी सरसब्ज बनी रहे। आपका बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम किसी नए ग्रह पर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।